scheduler की definition, scheduling criteria, and which is the best CPU scheduler. Okay, now let us discussing one by one CPU scheduling algorithms. CPU scheduling algorithm. So very first is a first come first serve, FCFS, first come first serve scheduling algorithm. What it means? It is like your FIFO queue, first in first out queue जैसा है. What is this? This algorithm will select the process from the ready queue which process comes first. जो प्रोसेस पहले आई है उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा, जो बाद में आई है उसको बाद में करेगा, लाइक अ क्यू. द फर्स्ट पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द क्यू डेफिनेटली ही विल बी प्रोसेस फर्स्ट, उसको पहले टिकट मिलेगी, जो लास्ट में आया उसको लास्ट में मिलेगी. सो FCFS इज अ प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग. ये किस टाइप का एल्गोरिदम है? प्रीएम्प्टिव है कि नॉन प्रीएम्प्टिव है? नॉन प्रीएम्प्टिव. नॉन प्रीएम्प्टिव डेफिनेटली, क्योंकि संस्कारी है, लाइन में जो लोग खड़े हैं उसको लाइन के हिसाब से ही चांस मिल रहा है. सो इट इज अ नॉन प्रीएम्प्टिव. कोई ऐसी प्रोसेस नहीं जो बीच में आके सीपीयू को छीन लेती है. FCFS विल नॉट प्रोवाइड दिस. सो वेरी बेसिक आइडिया, नो नीड टू बी कंफ्यूज. हाउ मेनी प्रोसेसेस आर देयर, which processes comes first, it will be processed first, which will be comes last, it will be processed last. Let us take example. There are three processes are there in a ready queue, process P1, P2 and P3. This is the burst time 24, 3 and 3. What is the burst time? Burst time means the number of CPU cycle required for process to complete. मतलब ये प्रोसेस कितनी लंबी है? 24 CPU cycle, you can say 24 CPU cycle चाहिए उसको एग्जीक्यूट होने में. उसको 3 चाहिए, इसको 3 चाहिए. सपोज दैट द प्रोसेस अराइव इन ऑर्डर, मीन्स वी एज्यूम करते हैं कि P1 फर्स्ट में आया है, बाद में P2 आया है या बाद में P3 आया है. लेट अस वी एज्यूम, देन P1 विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट. सो इट विल रिक्वायर 0 to 24 CPU साइकिल. यस, क्योंकि वो इतनी लंबी है. देन P2 कम तो 24 से लेकर 27 बिकॉज इट CPU साइकिल इज 3. एंड देन प्रोसेस P3 comes, it is required 3 CPU cycle. So at the time is equal to 30, let us we have started from t is equal to 0. At the t is equal to 30, all three processes are completed. Clear? So whenever you draw such type of graph, it is known as a Gantt chart. Gantt chart, it is a one of the way to represent the order of the execution of the process graphically. मतलब ऐसा डायग्राम आपको एग्जाम में भी ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट द वेटिंग टाइम ऑफ द P1 का वेटिंग टाइम क्या है? 0. व्हाई? बिकॉज वो जैसे आई उसको रिस्पॉन्स मिल गया, उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ. इट हैज नॉट वेटेड फॉर एनीथिंग, उसको किसी के लिए वेट नहीं करना पड़ा. व्हाट इज द वेट टाइम ऑफ द P2? इट इज 24. It is 24. We assume that all process comes at the time is equal to 0. Ready queue में already process है. So process P2 has wait for 24 CPU cycle. क्यों? क्योंकि P1 was executing. तो जब P1 complete हुआ तब उसको चांस मिला. So P2 has waiting for 24 second or 24 CPU CPU cycle. प्रोसेस P3 को कब चांस मिला? एट t इज इक्वल टू 27. वो आई थी कब? t इज इक्वल टू 0 पे. क्लियर? सो व्हाट इज द एवरेज वेटिंग टाइम? तीनों का सम, P1 का 0 प्लस P2 का 24 प्लस P3 का 27. एड दिस 3 नंबर डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 प्रोसेस है. सो एवरेज वेटिंग टाइम कितना हुआ? 17. मीन्स इफ वी आर मेंटेनिंग द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व algorithm in our CPU, so normally we can say that the average waiting time of the processes are 17 based on this situation. Clear? So what is the turnaround time of process P1, P2 and P3? P1 का turnaround time क्या है? What is the turnaround time of P1? 24 cycle.
P1 का टर्न अराउंड टाइम क्या है? हेलो, आई एम आस्किंग टू यू, व्हाट इज सर टर्न एक बार अराउंड टाइम ऑफ, क्या? सर एक बार डायग्राम दिखाइए ना सर। ये रहा डायग्राम, बोलो। व्हाट इज टर्न अराउंड टाइम फर्स्ट? पहले ये पढ़ लो डेफिनेशन। ये टर्न अराउंड टाइम, वेट टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। एवरी टाइम आई विल आस्क यू, सर 0 सर। टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1 इज 0। सर 24। सर 24 आएगा सर। पहले इसको पढ़ लो, इसको रट्टा मार लो एवरीवन। मैं किसी को पूछूंगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ टर्न अराउंड टाइम, व्हाट इज वेटिंग टाइम एंड व्हाट इज रिस्पॉन्स टाइम। वैसे इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसके नाम से ही समझ में आ जाता है कि वेटिंग टाइम मतलब वेट करना है, रिस्पॉन्स टाइम मतलब रिस्पॉन्स कब मिला, और टर्न अराउंड टाइम मतलब प्रोसेस खत्म कब हुई, बस सिंपल। नाउ टेल मी, फॉर प्रोसेस P1 what is the turnaround time? 24. 24. For P2? 3, sir. 3 सर। Turnaround time of P2? 4. क्या? P2 का turnaround time क्या है? 27। 27. P2 खत्म कब होती है यार? 27 को। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? P3 का turnaround टाइम क्या है? 30। वो 30. कंप्लीट कब हुई? 30 को। टर्न अराउंड टाइम मतलब प्रोसेस खत्म कब होती है। P1 कब खत्म हुई? 24 को, P2 27 को, और P3 30 को। सो दिस इज द टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1, P2 एंड P3। नाउ व्हाट इज द रिस्पांस टाइम ऑफ P1, P2, P3? रिस्पांस टाइम, P1 को रिस्पांस कब मिला? 0। 0 पे। P2 को रिस्पांस कब मिला? 24। 24 पे। P3 को रिस्पांस कब मिला? 27। 27. यस, उसको फर्स्ट रिस्पांस कब मिला? 27 को। सो दिस इज द रिस्पांस टाइम। Here the response time and the waiting time both are same because it is a FCFS. आगे जाके अल्गोरिदम आएंगे जिसमें वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम अलग होंगी। It is a non-preemptive scheduling means once the process is selected for the execution, it will be completed. जब तक ये खत्म नहीं होती तब तक दूसरी प्रोसेस सिलेक्ट नहीं होगी। समझ में आ रहा है? सो विच आर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस एल्गोरिदम? इसके फायदे क्या है और गैर फायदे क्या है, बोलो। सर सीपीयू यूटिलाइजेशन लो होगा। सीपीयू यूटिलाइजेशन लो होगा, ओके। फिर एवरेज वेटिंग टाइम हाई होगा। एवरेज वेटिंग टाइम हाई होगा, ओके। नेक्स्ट, बस दो ही। रिस्पॉन्स टाइम देखो P2 और P3 का, उसको काम है सिर्फ 3 सेकंड का, लेकिन वेट करना पड़ा है 24 सेकंड का। तो ये कहाँ का लॉजिक है? अगेन P3 का काम है 30 CPU साइकिल का, लेकिन उसको वेट करना पड़ता है 27 साइकिल का। मतलब जितना काम नहीं है उससे 10 गुना तो आपको वेट करना पड़ रहा है। यस और नो? काम 2 मिनट का है और 200 मिनट आपको वेट करना पड़ रहा है, मतलब 3 घंटे अप्रोक्सीमेटली। 3 घंटे वेट करो तब आपका नंबर आता है, और फिर 2 मिनट लगती है काम करने में। सो आप उस जगह पे कभी भी टिकट लेने जाओगे? क्रिकेट की टिकट ऑनलाइन बुकिंग करना और वहाँ स्टेडियम में जाके क्रिकेट लेना, ये ऐसी बात है। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो एंड अगर टिकट अवेलेबल है तो विद इन 2 मिनट यू विल बी कंप्लीटेड। 2 मिनट में आपको टिकट मिल जाएगी, टिकट बुक, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, काम खत्म। लेकिन अगर वहाँ स्टेडियम में टिकट लेने गए तो घर से 2 व्हीलर लेके जाओ तो पहले 15-20 मिनट या आधा घंटा वहाँ लगता है। उसको पार्क करके लाइन में खड़े रहो तो लाइन में आपके आगे 100-200 लोग खड़े हैं।
हर एक को टाइम तो 2 मिनट का ही लगता है। आप बोलो 10 टिकट, वो बोले कि साहब लाओ 10,000 रुपये, एक टिकट का 1,000 रुपये है, आपने 10,000 रुपये दिए, उसने 10 टिकट आपको दे दिए। सो विद इन 1 और 2 मिनट एक बंदा निकल जाता है। सो सबको काम कितना है, 2 ही मिनट का, लेकिन आप आए हो, आपके आगे करीब 200 लोग खड़े हैं, तो अल्टीमेटली 2-3 घंटे आपको वहां पे वेट करना पड़ेगा। जैसे आपका टर्न आएगा तो काम तो 2 ही मिनट का है। समझ में आ रहा है? ये ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड जैसा हुआ। अगर ऑनलाइन मोड में मुझे ये चैप्टर खत्म करना हो तो मैं 3 लेक्चर में कर सकता हूँ। नो नीड टू आस्क यू एनी क्वेश्चन, बस बोलते जाओ, आपको जितना सुनना है सुनो, नहीं सुनना है नहीं सुनो, आपको आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट कंप्लीट द सिलेबस। देयर आर मल्टीपल वे टू कंप्लीट द सिलेबस, but I am not preferring that completion of the syllabus. Intention is that whatever you learn, you should know. It must be converted into knowledge, and if it is not, then there is no meaning of learning. Syllabus complete करना, that is not important. Out of 10 syllabus 10 chapter, अगर मैं 1 या 2 chapter complete ना कर पाऊँ, it doesn't matter. But whatever the 8 chapter I have completed, I am confident that students are knowing something. आपके लिए भी इतना important है, क्योंकि अगर आप 2 चैप्टर खुद प्रिपेयर कर सकते हो तो 10 चैप्टर भी कर सकते हो। इट इज नॉट अ बिग डील। बट वॉट एवर, इफ यू हैव अटेंडेड द लेक्चर, इफ यू हैव स्पेंड योर टाइम ऑफ हाफ एन आवर और मोर देन 45-50 मिनट्स, देन यू शुड नो। इफ दैट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द नॉलेज, देन नो नीड टू अटेंड द लेक्चर। मैं तो कभी नहीं करूंगा। अगर कोई फायदा नहीं है लेक्चर अटेंड करने से, तो क्यों लेक्चर अटेंड करना? फॉर्मेलिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, अटेंडेंस इज नॉट इम्पोर्टेंट, नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। आपको इंटरव्यू में जाएगा तो आप पूछेंगे नहीं कोई कि आपकी अटेंडेंस कितनी थी इस सेमेस्टर में, आप बोलोगे 90%। दैट इज नॉट अ इम्पोर्टेंट थिंग। इफ दैट पर्सन विल आस्क यू समथिंग टेक्निकल क्वेश्चन एंड इफ यू आर एबल टू आंसर दैट, दैट इज द बेस्ट थिंग। वो आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट करवाएगा, आपकी 90% की अटेंडेंस नहीं। So spend your time from where you will get knowledge. If it is not there, no need to spend the time. अब टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। Okay, so waiting time that we have discussed. Now let us assume that the order of the process will be P1, P2, P3 की जगह P2, P1, P3 है। P2, P3, P1 means process P2 come first, P3 come second, and P1 come third. So although it is a first come first serve, so basically P2 will be executed first, P3 will be executed next, and then P1. So पहले P2, then P3, then P1. So if we will draw the Gantt chart, P2 process is of only 3 CPU cycle, so it will be completed at the 3, P3 will be completed at the 6, and P1 will be completed at the 30. Now calculate the waiting time of P1. P1, what is the waiting time of P1? 6. क्यों? क्योंकि उसको 6 सेकंड तक वेट करना पड़ा, क्योंकि P2 और P3 पहले एग्जीक्यूट होने वाली थी। So the wait time of P1 is 6, wait time of P2 is 0, and wait time of the P3 is 3. Now calculate the average time. 6 plus 0 plus 3 divided by 3. So 9 by 3, it is 3. Here the average waiting time of this situation is 3. Previously it was 27. Now compare the 3 with 27. It is 9 times less. So this situation is better than this. So here in first serve, the arrival time of the process कब आती है, that is more important. If the order of the arrival of the process in this way, P1, P2, P3, तो बहुत टाइम लगता है। But if the order change हुआ, शायद suppose ऐसे, instead of the P1, P2, P3, let us P2, P3 and P1 in this order, then the average wait time will be also decreased. और हमारा गोल क्या था? We have to minimize the wait time. So average wait time कितना है? 3. So much better than the previous case, definitely. So what is meaning of convoy effect? Convoy effect means short process behind long process. If the short process are behind the long process, then the average waiting time will be always increased. But if the short process come
before long process, then the average waiting time will be always decreased or minimized. समझ में आ रहा है? Consider one CPU bound and many IO bound process. मतलब CPU bound process एक ही है और 10 CPU bound IO bound process है. So if the IO bound process are executed first and then CPU bound process, then CPU bound process has to wait for a long time. So convoy effect मतलब if the short process behind the long process, then shorter process has to wait for long time. छोटी प्रोसेस को लॉन्ग प्रोसेस के लिए बहुत वेट करना पड़ेगा और इनडायरेक्टली इट्स रिस्पांस टाइम इज वेरी हाई. रिस्पांस टाइम भी उसका हाई होगा, वेट टाइम भी ज्यादा हो जाएगा. अगर वेट टाइम और रिस्पांस टाइम ज्यादा होगा तो टर्न अराउंड टाइम भी ज्यादा हो जाएगा. समझ में आ रहा है? सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. इट इज ऑल्सो नोन एज द FIFO शेड्यूलिंग, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. मतलब दोनों का एक ही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. जो पहले आया उसको पहले सर्विस दो. बोलो, एनी कंफ्यूजन इन दिस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दिस 3 criteria: turn around time, wait time and response time. CPU time will be given. Your burst time means CPU time. इतना CPU time आपको चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए. ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस इज गिवन. आपको प्रोसेस का ऑर्डर बोला गया है. Again, there is a one assumption is that all processes are available in the ready queue at t is equal to 0 time पे. मतलब रेडी क्यू में सभी प्रोसेस अवेलेबल है, वो सभी आ चुकी है t is equal to 0 टाइम पे. लेकिन आने का सीक्वेंस ये है P1 P2 P3 या P2 P3 P1. If the sequence is not given to you and if the question will be asked in your exam, then you can take any order. आप अपना कोई भी ऑर्डर ले सकते हो, P1 P2 P3 P3 P2 P1 P2 P3 P1 whatever. There are 7 combinations are there, 8 combinations are there. कुछ भी कर सकते हो. Okay.